करेंगे थोड़ी बहुत किसके बारे में, लवण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चले तो थोड़ी सी कहानी ध्यान रख लीजिएगा इसकी कि लवण किसको कहेंगे हम। चलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत बात हमने कल भी की थी, कल भी हमने समझा था कि जब क्या किया जाता है, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। क्या किया जाता है, अम्ल और क्षार को क्या किया जाता है, जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो भाई बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, लवण के बारे में क्या ध्यान रखोगे कि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो लवण व जल बनता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखोगे। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी इसकी ध्यान रख लीजिएगा। और जब जैसे हम यहाँ पर बात करते साहब किसकी, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सामान्य गुण। ध्यान रखेगा, थोड़ी बहुत बात हम पहले भी कर चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में बात कर चुके, तो यदि कुछ गुण पूछे जाते हैं इनके सामान्य गुण तो इनमें ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखोगे, जैसे मान लीजिएगा आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है, कि अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। ठीक है, तो आप अंतर बता सकते हो कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते, इस प्रकार से बता सकते हो आप। तो थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, अम्ल और क्षार की जब यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है, तो यदि पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि जो अम्ल है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जबकि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अंतर आप यहाँ पर बता सकते हो, अम्ल में क्या बता सकते हो, कल हमने बात की थी, ट्रिक के माध्यम से समझा था, अनिल नाम ध्यान रखना था, अ से अम्ल, ठीक है, नी से नीला, यानी कि जो अम्ल होते हैं ये नीली लिटमस पत्र को कौन सा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, और जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को कौन सा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा अंतर यहाँ पर ध्यान रखिएगा अम्ल व क्षार में। ठीक है, तीसरी बात यदि हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखना होगा आपको, दो ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर ध्यान रखोगे आप कि जब अम्ल की अभिक्रिया होती है साफ किसके साथ, धातु के साथ, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होती है, धातु के साथ। तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब इसमें भी क्षार में भी क्या होता है कि क्षार की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, धातु के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर भी क्या होती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य दो अंतर ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है, यदि बाई चांस आपसे पूछा जाता है, अन्यथा इनकी जो परिभाषा है वो पूछी जाएगी। ठीक है, और ज्यादा इंपोर्टेंट है इनमें से सबसे, जैसे हमने अम्ल की बात की थी, H+ आयनों की उपस्थिति के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात की थी। ठीक है, तो वो भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उनके बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना था आपको यहाँ पर क्या कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होती है, धातु के साथ होती है, तो यहाँ पर लवण प्लस साथ में क्या बनता है, H2। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, जब क्षार की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, धातु के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखोगे आप, क्या बनेगा, लवण प्लस H2। तो ध्यान रखिएगा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सभी, लगभग जो सभी जो धातुएं होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर क्या कि जो क्षार की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर लवण प्लस H2 बनते हैं। और यहाँ पर जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो सभी धातु होती है, सभी धातु में लगभग H2 हाइड्रोजन की जब यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सभी धातुओं में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक, चले इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसकी कहानी को।
आगे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर से बात बताई मैंने कि यदि बाई चांस आपसे अंतर पूछ लिया जाए दोनों में तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, चित्र सहित समझाइए, ठीक है। तो आप समझा सकते हो किस प्रकार से, तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखो, हम बात करें यहाँ पर साफ किसकी, अम्ल की। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, धातु के साथ हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जिंक यानी Zn, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा H2SO4। H2SO4 क्या है, अम्ल है, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने यहाँ पर किसको लिख दिया, साफ धातु को लिख दिया, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, अम्ल को लिख दिया। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। उमेश नागर माइक ऑफ कर लीजिएगा अपना, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। धातु को लिख दिया पहले, ठीक है, तो आप धातु को पहले लिख दो या अम्ल को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर धातु की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, अम्ल के साथ हो रही है, तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब धातु की अभिक्रिया होती है किसके साथ, अम्ल के साथ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप क्या बनेगा, साहब लवण बनेगा। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट का क्या बनता है, यहाँ पर लवण बनता है। देखो ध्यान दीजिएगा, ये ZnSO4 जिंक जिंक सल्फेट बन गया। जिंक सल्फेट बनने के बाद बोलिएगा क्या बचा, H2 बचा। अरे बोलो क्या बचा, H2 बचा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये क्या है, लवण है। अरे जिंक सल्फेट क्या है, लवण है, और साथ में यहाँ पर H2। तो आप बता सकते हो H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और हम बोल भी यही रहे थे कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से समझाएंगे यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो कि जब दानेदार जस्ते यानी जिंक, दानेदार जस्ते यानी जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोल रहे हैं, H2SO4 को बोल रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई जाती है तो बोलिएगा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। बोलो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अब इसको हम यहाँ पर प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं किस प्रकार से, कि जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसकी पहचान करने के लिए इसको क्या किया जाता है, मोमबत्ती, क्या किया जाता है कि मोमबत्ती या दिया सलाई की सहायता से जलाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ अथवा विस्फोट के साथ जलती है, इसके साथ जलती है, फटफट की ध्वनि के साथ अथवा विस्फोट के साथ जलती है। तो इस प्रकार की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि जो साथ में क्या बन रहा था, यहाँ पर लवण बन रहा था, और ये जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है, इस हाइड्रोजन गैस की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसमें जब साउंड उत्पन्न होता है किस प्रकार का, फटफट या फिर विस्फोट के साथ जलती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ध्यान रखिएगा। और दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस के निकलने को निम्न चित्र की सहायता से, आपके पास चित्र बना हुआ होगा एक, ठीक है। ये उत्पन्न कब होगी, आवाज कब आएगी आपको, जब इसकी क्रिया करवा रहे हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जिंक की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है किस प्रकार से कि जब अम्ल की अभिक्रिया, या फिर आप बोल सकते हो कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो बताना होगा आपको, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये कहानी ध्यान रखिएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या है। आपको किसी भी प्रकार की अभिक्रिया दे दी जाए और आपसे बोला जाए क्या कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, ठीक है। तो आप
ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, लवण प्लस साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए, एक यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस प्रकार का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेगा और समझेगा इसको। देखो, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होता है जब दही तथा खट्टे पदार्थों को पीतल व तांबे के बर्तनों में रखा जाता है। आपने देखा भी होगा अपने घरों में कि जो खट्टे पदार्थ हैं यानी कि दही, ठीक है, और भी अन्य जो पदार्थ हैं उनको पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता, यदि उनमें रख देते हैं तो क्या होता है, विषैला लवण बनता है। बोलो क्या बनता है, विषैला लवण बनता है। इसलिए दही व खट्टे पदार्थ क्या हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं। इसलिए इनको पीतल या तांबे के जो बर्तन होते हैं इनमें नहीं रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए, देखो, केमिस्ट्री वाला ये जो पार्ट, इस पार्ट में ध्यान रखिएगा अधिकतर आपको अभिक्रियाएं दे रखी होगी, ठीक है। उनसे आपसे कहा जाएगा कि इधर जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको क्या, कि जैसे हमने बात की थी किसकी, अभिक्रियाएं पढ़ी है बहुत सारी, ठीक है, संतुलित समीकरण भी पढ़ी थी। उनमें से आपकी किस प्रकार से इनको बैलेंस करते वो कहानी जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको कहानी ध्यान होगी तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आपको यहाँ पर पहचान करना होगा किस प्रकार से। देखो, ये अभिक्रिया आपकी जो मैं अभिक्रिया जो बता रहा हूँ इनसे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे कोई सी भी जो अभिक्रिया दी जाएगी आपके सामने, आप उनको आराम से क्या कर लोगे, उनको संतुलित कर सकते हो आराम से, ठीक है। जो प्रोडक्ट यदि उत्पाद बनाने की बोले तो आप उनको भी आराम से बना सकते हो। चलो देखो, आपसे मान लीजिएगा कुछ प्रश्न पूछा गया। अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। HCl, आपसे प्रश्न पूछा गया HCl, HNO3, CH3COOH, CH3COOH, ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ध्यान रखना CH3COOH। अब आपसे कहा गया है कि इनकी अभिक्रियाएं करवाई जाती है किसके, जिंक के साथ। बोलो किसके साथ करवाई जाती है, सभी की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा कि क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया HCl, HNO3, CH3COOH के साथ करवाई जाती है। अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। आपसे तो सिर्फ पूछा गया है, वहां पर ना तो समीकरण दी, सिर्फ प्रश्न क्या था, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा और समझेगा कि क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया HCl, HNO3, CH3COOH के साथ करवाई जाती है। अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। तो साफ दे सकते हो आप, किस प्रकार से समझो, प्रश्न दे दिया गया आपको। ये अम्ल है, आप इस बात को तो समझ गए होंगे, ये जो भी नाम लिखे हुए यहाँ पर ये क्या है, अम्ल है, और जिंक क्या है, धातु है। तो आपको पता है कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है। उसी प्रकार से आप रासायनिक समीकरण दे सकते हो, किस प्रकार से दे सकते हो। देखो पहली बात समझो, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, Zl लिखोगे। जिंक की अभिक्रिया करवाई जा रही है तो पहले इसके साथ करवा दो, एक एक के साथ करवानी है आपको। पहले किसके साथ करवाओगे, HCl के साथ। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जिंक तो क्या है, धातु है। बोलो जिंक क्या है, धातु है। HCl क्या है, अम्ल है, ठीक है। जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, धातु अम्ल क्या बन रहा था, लवण। तो बोलो यहाँ पर भी क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि इसको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 लगा दोगे। बैलेंस करने के लिए क्या लगा दोगे, यहाँ पर 2 लगा दोगे, ठीक है। तो ध्यान दो क्या बनेगा साहब, यहाँ पर लवण बनेगा। तो लवण क्या बनेगा, ध्यान रखना। अब आपको ये तो पता है लवण तो बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ZnCl2 यहाँ पर बन जाएगा।
ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्सर्जित होगी। बोलो ये क्या बन गया, यहाँ पर लवण बन गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आप सभी के। धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, लवण। देखो बैलेंस है, यहाँ पर 2 लिख रखा है, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 है। Cl भी कितने हैं, यहाँ पर 2 है। तो ये Cl यहाँ पर 2 आगे, जिंक एक ही है, तो यहाँ पर उसी को प्रदर्शित किया। ठीक है, ये H2 फॉर्म में आ गए यहाँ पर। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया यानी जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवाए, HNO3 के साथ करवाए। बोलो किसके साथ करवाए, HNO3 के साथ करवाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाई है तो यहाँ पर इसको भी बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर कितना लगा दिया, 2 लगा दिया था। जब हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लवण बनेगा आप में से बता सकता है कि यहाँ पर क्या लवण बनेगा। बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना। जेडेन की अभी जिंक की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, HNO3 के साथ हो रही है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। आपको पता है हाइड्रोजन को तो बाहर निकालना है, तो जब यहाँ पर इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो बोलो क्या बचा, NO3 बचा। लेकिन ये 2 लगा हुआ है तो ये 2 किसके, हाइड्रोजन के भी है और इस NO3 के भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर किस प्रकार से लिखोगे इसको, Zn, इस NO3 को लिख दो, यहाँ पर NO3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये 2 लगा हुआ था तो 2 NO3 के भी थे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे तो यहाँ पर सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, कोष्टक बना देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो बन गया यहाँ पर Zn कोष्टक में NO3 और कोष्टक के बाहर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कोई सी भी अभिक्रिया दे दी जाए आप आराम से कर सकते हैं। इसको निकालो साहब, यहाँ पर देखो थर्ड वाला, जिंक की अभिक्रिया किसके साथ होगी, CH3COOH के साथ होगी। बोलो किसके साथ होगी, CH3COOH के साथ होगी। और जब CH3COOH के साथ होगी तो यही आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए, अब बैलेंस भी किस प्रकार से, आप पहले उस चीज को समझ लो कि अपने को निकालना क्या है, कि अपने को हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन उत्सर्जित हो रही है तो H2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कि जब H2 को हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या बचता है, तो उस आधार पर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जिंक के आगे भी 2 लगा देते हैं और इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तब जाके ये क्या होगी, बैलेंस होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2CH3 क्या बन जाएगा, 2CH3 COO Zn प्लस H। ध्यान दो इधर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Zn लिखा हुआ है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर दो नहीं लिखते तो आपको पता है यहाँ पर CH3COO हाइड्रोजन बाहर निकालने अपने को, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो बाहर वाला हाइड्रोजन है एक ही यहाँ पर। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, और जब आप इस जिंक को यहाँ पर जोड़ते और 2 यहाँ पर ही होता तो हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखते, ये 2 नहीं लिखते। देखो ये समीकरण किस प्रकार से बनती, यदि हम इसको बैलेंस नहीं करते तो ये समीकरण किस प्रकार से बनती, ध्यान दीजिएगा इधर। ये Zn है साहब, क्या है, Zn है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है तो यहाँ पर H ही रहता। ठीक है, तो यदि यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये 2 जिंक पर भी हो गए, इधर तो 2 लगे हुए नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी क्या कर दिया, 2 लगा दिया, इस प्रकार से क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दी जाए तो आप इस प्रकार से आराम से क्या करवा सकते हो, अभिक्रिया करवा सकते हो। लेकिन जब आपको पता होना चाहिए कि भाई अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ये कहानी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सी भी अभिक्रिया आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम और
क्षार के भी क्रिया जब धातु के साथ करवाई जाती है तब भी आप क्या ध्यान रखोगे, क्षार की भी क्रिया जब धातु के साथ करवाई जाती है तब भी क्या ध्यान रखोगे, वही लवण बनेगा और साथ में क्या उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो